यादव लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मिडवे आ चुके हैं हम इस पूरी प्रक्रिया में। यादव की 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और साथ ही जारी है IBN 7 पर 2 घंटे की खास चुनावी पेशकश। आधे घंटे बाद तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 2 घंटे के इस खास बुलेटिन में अब हम बात करेंगे 3 अलग राज्यों की। महाराष्ट्र में 19 सीटों पर वोटिंग जारी है, पश्चिम बंगाल में 4 और कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। तीनों राज्यों के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। पुणे से दिनेश मौर्य, साथ ही पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलेंगे दार्जिलिंग जो कि VIP सीट है, वहां से शौकत मुखोपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु की ओर हम रुख करेंगे, दीपा बालाकृष्णन मेरी सहयोगी वहां से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 48 में से 19 सीटों पर वोटिंग जारी है। यहां के सोलापुर से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उधर बारामती से सुप्रिया सूले एनसीपी उम्मीदवार हैं। यादव की ये एनसीपी के मुखिया की बेटी भी हैं। नांदेड़ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सबसे पहले आपको हम पुणे ही लेकर चलते हैं, जहां से दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, पहले तो अगर आप हमें अपडेट दे सके कि जहां तक महाराष्ट्र के या पुणे के हम अर्बन पॉकेट्स की बात करें, क्या वहां पर लोगों का वोटिंग का जोश नजर आ रहा है? जी देखिए, अब बड़ी संख्या में लोग जो है पुणे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग बाहर निकल कर आए हैं। खास तौर पे युवा वर्ग, उनका पार्टिसिपेशन इस आज की वोटिंग में बहुत ज्यादा था। हमने कई युवाओं से बात की, सभी भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दे पर अपने घरों से बाहर निकले और वोट डाले। तो ये जो अर्बन पॉकेट है वो आज घर से बाहर निकला, वोट डाले हैं। अभी जो आखिरी आधा घंटा बचा है इसमें भी और ज्यादा संख्या में लोग बाहर आकर वोट डाल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब तक जितनी वोटिंग हुई है तो कुल 48% की वोटिंग जो है दोपहर 3 बजे तक दर्ज की जा चुकी है। 5 बजे तक की वोटिंग के परसेंटेज है, कुछ देर में आ जाएंगे और आखिरी 1 घंटे में तो कुल मिलाकर वोटिंग जो 6 बजते करीब 6:60 का आंकड़ा पार कर जाएगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है उसे देखते हुए एक बात स्पष्ट है कि लोगों में जो नाराजगी है भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, उसके खिलाफ आज वो मतदान करने उतरे थे। स्मिता, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया दिनेश, लेकिन क्या भ्रष्टाचार सही में एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है? खास करके अगर हम पार्टियों की दुविधाओं की बात करें कि एक तरफ कांग्रेस की स्थिति ऐसी रही कि सुरेश कलमाडी को तो आप टिकट नहीं दे पाए, लेकिन अशोक चौहान को आदर्श के दाग के बावजूद जो आपने फिर से उतारा, इसे कैसे देख रही है वहां की जनता? देखिए, जो शहरी इलाका है, शहरी मतदार है, वो उनके लिए भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। लेकिन जिन ग्रामीण इलाकों में हम गए, जैसे अगर नांदेड़ की बात करें तो वहां मराठा वोटर्स बहुत ज्यादा और जिस तरह से अशोक चौहान बहुत बड़े मराठा नेता है वहां के, तो इसीलिए कांग्रेस ने भी उन पर दांव खेला था। तो ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार या महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में यह जरूर मुद्दा है और उसी को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। स्मिता, दिनेश मौर्य, हमें महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ओर भी इस वक्त अगर हम रुख कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ की दार्जिलिंग सीट पर सबकी नजर है। अब तक यहाँ जसवंत सिंह सांसद थे, इस बार बीजेपी ने SS आहलूवालिया को टिकट दिया है। जसवंत सिंह यादव की राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने फुटबॉल स्टार खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को यहां टिकट दिया है और बाईचुंग भूटिया निश्चित रूप से मैच तो जीतते आए हैं, लेकिन क्या ये चुनावी मैच जीत पाएंगे, ये देखना होगा। 4 बजे तक 72% वोटिंग की खबर है पश्चिम बंगाल से। दार्जिलिंग आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ शौकत मुखोपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौकत, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर गोरखालैंड के मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की, वो मुद्दा किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है? क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जिसे ममता बनर्जी श्रेय भी लेती हैं कि उन्होंने उस गुस्से को मैनेज कर लिया। देखिए, गोरखालैंड का मुद्दा जो दार्जिलिंग के लिए है ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे के बैकग्राउंड के ऊपर ये इलेक्शंस हो रहे हैं और दार्जिलिंग में पिछले कई इलेक्शंस सिर्फ इसी मुद्दे पे ही हुआ है। 76.6% का फिगर्स हमको मिला है 5 बजे तक, वो काफी हाई है दार्जिलिंग के लिए और इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है यहाँ के SS आहलूवालिया, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्टेड कैंडिडेट है, उनके लिए ये अच्छी खबर है। क्योंकि स्मिता, आप शायद जानते ही होंगे कि दार्जिलिंग में जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरेट है, वो शार्पली डिवाइडेड है, वो हाईली पोलराइज्ड होते हैं कि कौन इसके गोरखालैंड के पक्ष में है और या कौन गोरखालैंड के विपक्ष में है, और ज्यादा से ज्यादा लोग गोरखालैंड के पक्ष में है यहाँ के, और इसीलिए हाई टर्नआउट का मतलब ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। मेरे साथ अभी है दार्जिलिंग के ही बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव गिरीश शारदा, जो कि यहाँ के जो फेमस नाथमल्स टी स्टोर है उनके मालिक हैं। उनसे
उनसे बात कर लेते हैं। ये जो दार्जिलिंग में इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार के चुनाव में क्या अलग दिख रहे हैं अब पिछले हमेशा से बहुत अलग चुनाव है। हमेशा क्या होता है, एक तरफा चुनाव होता है। इस बार ऐसा लगता है कि हाँ, मल्टीपल पार्टीज हैं, दो पार्टीज फाइट कर रही हैं कि हाँ हमें ये सीट जीतना है, एंड सबका ये है कि हमें ये करना है, हमें डेवलपमेंट करना है। आपको ये लगता है कि पिछले बार जब जसवंत सिंह यहाँ पे कैंडिडेट थे, वो शायद एक इजी फाइट था, कंफर्टेबल पोजीशन में था, ऐसे सालूवालिया शायद उतने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, पिछली बार तो केक वॉक था। अभी ऐसा नहीं है, अभी पोजीशन बहुत अलग है जी। इस बार दोनों पार्टीज, टीएमसी एंड बीजेपी, दे आर फाइटिंग इट आउट जी। तो ये मोदी जी की जो कैंपेन्स नॉर्थ बंगाल में रहे, गोरखालैंड का मुद्दा जो वहां पे भी सामने आया, उससे कोई इम्पैक्ट हुआ है? नहीं, देखिए, मोदी इज बीजेपी का फेस, वो ठीक है, बट दार्जिलिंग इज कंप्लीटली लोकल पार्टी डोमिनेटेड हमेशा से जी। इस बार ये है कि इस बार टीएमसी भी काफी आगे तरफ से कैंपेनिंग कर रहा है सब जगह में, बट यहाँ पे हमेशा एक लोकल सपोर्ट रहा है हमारे चीज के लिए। हाँ, तो स्मिता, यही है कि यहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स जो हैं, उसी के ऊपर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और लोकल सेंटिमेंट में गोरखालैंड तो ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए, और निश्चित रूप से इस वोटिंग के बीच में स्वागत, उम्मीद करते हैं कि आप चाय और कुछ फुटबॉल की बातों का भी लुत्फ उठा सके, दो चीजें जो निश्चित रूप से बंगालियों को खासी प्रिय होती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वक्त हम रुख करेंगे अब दक्षिण भारत की और कर्नाटक की बात करते हैं, जहां लोकसभा की 28 सीटें हैं और सभी पर आज वोटिंग हो रही है। यहाँ की खास करके जो सबसे अहम सीट मानी जा रही है बेंगलुरु दक्षिण सीट, क्योंकि वीआईपी सीट है, स्टार सीट है। यहाँ अनंत कुमार बीजेपी उम्मीदवार हैं इस सीट पर। कांग्रेस के नंदन नीलेकणी भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा कर्नाटक से वीराप्पा मोइली, एचडी कुमारस्वामी, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत अब से थोड़ी देर बाद ईवीएम में बंद हो जाएगी। और यहां पर हालांकि जो है बहुत अच्छे आसार, जहां तक वोटिंग परसेंटेजेस की बात है, बहुत इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं। बेंगलुरु से ही मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा बालाकृष्णन हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपा, क्या लग रहा है कि अर्बन बैंगलोर जो है एक बार फिर से निराश कर रहा है जहां तक वोटिंग का सवाल है? हाँ, जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, काफी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, काफी बहुत निराश कर रहा है अर्बन वोटर्स यहाँ पे। वैसे तो कर्नाटक में यही इम्पोर्टेंट बात है कि 5 एक्स सीएम भी इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पर पहले सुबह से थोड़ा बहुत अच्छा ही वोटर टर्नआउट रहा है, पर दोपहर के होते होते वोटर टर्नआउट कम होता रहा है। अभी फाइनल फिगर्स अभी आने में थोड़ा बहुत देरी है, और 20 मिनट तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद यहाँ पे पोलिंग ऑफिशियल्स हमको बोल रहे हैं कि जितने लोग अंदर, वोटर्स अंदर इस कंपाउंड के अंदर, स्कूल के अंदर आ जाएंगे, उन सबको तो वोटिंग के लिए चांस दिया ही जाएगा। और उसके बाद तो 6 बजे के बाद तो कोई भी वोटिंग नहीं होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत वोटर से यहाँ पे। आप बताइए पहले कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं प्राइमरीली? एक तो बैंगलोर नॉर्थ, हम बैंगलोर नॉर्थ से हैं, तो बैंगलोर नॉर्थ बहुत जल्दी, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पे नज़दीक है, एयरपोर्ट अचानक के आने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज यहाँ पे, जो रास्ते से लेकर, जो सैनिटेशन से लेकर, सारा मतलब बहुत कुछ काम बाकी है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ सडन फ्लो ऑफ क्राउड टुवर्ड्स बैंगलोर नॉर्थ। तो वो उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इश्यूज काफी है। सर आप बताइए, वोटर टर्नआउट हमेशा की तरह बेंगलोर में इतना अच्छा नहीं रहा। ऐसा लगता है कि कल से जो तीन दिनों की वीकेंड चालू है, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे की जो वीकेंड है, इसीलिए आज भी बहुत लोगों ने एक हॉलीडे मान लिया और वेकेशन करने चले गए। काफी हद तक ये तो सही है। तो जो मीडिया से हाइप हुआ था और दूसरे मतलब इससे हाइप हुआ था, एक्साइटमेंट था, तो सवेरे में मतलब देखने में भीड़ भाड़ लग रहा था कि शायद इस बार शायद 70% पहुंच जाएगा, पर शाम होते होते तो एकदम थोड़ा सा ठंडा ही लग रहा है, मालूम नहीं कितना तक पहुंचेगा। क्यों लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है? लोगों में एक्चुअली इंटरेस्ट तो है, मालूम नहीं क्यों नहीं है, क्यों नहीं बाहर आते हैं। शायद ये 3-4 का जो अभी कंटिन्यूस एक हॉलीडे पकड़ गया है, उसी वजह के लिए थोड़ा ये एक्साइटमेंट डाउन हो गया, या दूसरा कोई ये पता नहीं लग रहा है अभी। आपने सुना वोटिंग डे मतलब वेकेशन डे भी हो गया है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि बहुत लोग वोट करने से अभी मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो बाकी और भी कहीं और चले गए हैं, बैंगलोर से दूर कहीं और चले गए हैं अपना हॉलीडेज मनाने। निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक बात है, निराशाजनक रिस्पॉन्स है दीपा। और जब हम बेंगलुरु की बात करते हैं, खास करके आईटी सेंटर, आईटी हब की बात करते हैं, यहाँ के लोगों का रोष खास करके सोशल मीडिया, इंटरनेट पर तो काफी ज्यादा
देखने को मिलता है, लेकिन ये रोष शायद लंबी कतारों में देखने को नहीं मिला है अर्बन सेंटर्स में, खास करके कर्नाटक।